अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जब हम जाते हैं, देखते हैं, और मुझे तो कभी कभी महसूस होता है कि शायद अरबाब इख्तियार या सियासतदान कहीं भी जाते हैं तो शायद आंखें बंद कर लेते हैं, वहाँ पे निज़ाम देख नहीं पाते कि दुनिया ने कैसे तरक्की की है। तो हम जब देखते हैं तो मालूम होता है कि एक सड़क बनाई जा रही है तो उसके बारे में 200 साल के बारे में सोचा जा रहा है कि 200 साल बाद क्या सूरत हाल होगी, तो सड़क को उसी अंदाज में बनाया जाए, उसके इर्द गिर्द फुटपाथ या उस इलाके का नक्शा उसी तरह से हो। मुल्कों के प्लान्स होते हैं, ग्रेटर प्लान्स होते हैं, और उसके साथ साथ जो है उसकी मैनेजमेंट के प्लान होते हैं, सूबों के प्लान्स होते हैं, और इसी तरह शहरों के जो हैं वो प्लान बनाए जाते हैं कि आगे कैसे जो प्लानिंग होगी। कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल जो है उठाया जाता है, और पूरा मुल्क जो है वो इसलिए कराची के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद है क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाए उसका कोई ना कोई प्यारा जो है वो कराची में रहता ज़रूर है। या तो यहाँ रोज़गार के लिए आया है या रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, तो ये इसीलिए मिनी पाकिस्तान है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ के लिए जो एक प्लान होना चाहिए था वो बदकिस्मती से प्लान मौजूद था कि यहाँ की सड़कें धुलती थी। एक वक्त था कि बल्दियात में ये शहर जो है पूरे बर्रे सगीर में नंबर 1 पोजीशन जो है हासिल कर रहा था पाकिस्तान बनने से पहले, और उसके बाद आबादी का फ्लो जिस तरह बढ़ता चला गया तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। दारुल खिलाफा जब था तो उस वक्त जो है जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते हैं कि उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी जो है बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी थी और डिलीवर करती थी। यहाँ का एयरपोर्ट जो है सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था, और इसी तरह से बल्दियात का भी बेहतर इंतज़ाम था। लेकिन उसके बाद से सूबाई हुकूमतें जब इसको संभालने लगी और तो बल्दियात का निज़ाम ख़राब होता जो है वो चला गया, और आज ये सूरत हाल है कि शहर का कोई प्लान नहीं है, कोई जो है वो वाली वारिस नहीं है, और ख़ास तौर पे शहर जो है वो बटा हुआ है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ बोर्ड्स में बटा हुआ है। कोई इलाका किसी के पास है, कोई इलाका किसी के पास है। अगर मेयर कराची को तमाम तर अख्तियारात दे भी दिए जाएं या बल्दियात को तमाम तर अख्तियारात दे भी दिए जाएं तो भी जो है वो क्या कुछ जो है यहाँ पे हो सकता है। बारिशों की अगर बात की जाए तो हर साल का ही ये एक सिलसिला है। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि बारिशें होती हैं और उसके बाद जो है इसी तरह से ओवरफ्लो होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, और लोगों के घर जो हैं वो उसमें पानी आ जाता है, और फिर इसी तरह मीडिया चीखता है, चिल्लाता है, सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और फिर दोबारा किसी एक नए मसले की तरफ जो लग जाते हैं। इस दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो ख़ास तवज्जो दी, और उसकी वजह यह भी थी कि 21 सीटों में से जो है वो 14 एमएनएस जो हैं वो, यानी एक बड़ी तादाद में एमएनएस जो है कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वफाक को कुछ एक्शन लेना था, और उसके बाद जो है वो एनडीएमए को कहा गया कि भाई आप जो है जाएं और आप एक्शन लें। तो क्या ये बल्दियात के निज़ाम की, जिस तरह का भी बल्दियात का निज़ाम है, या सूबाई हुकूमत जो कि सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट चलाती है, उसके जो कारकर्दगी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? क्या उनको जो है वो जो कहा जाता है कभी कभी पार्लियामेंट में, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि आपकी क्या गवर्नेंस है, आपकी क्या मैनेजमेंट है और आप क्या कर रहे हैं? यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो हमें कर्जा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक जो है उसको वो पैसे लेके मौजूद है हमारे पास, हमारा अपना बजट मौजूद है, लेकिन चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे केएमसी हो, चाहे डीएमसीज हो, उन्होंने अपना रोल जो अदा नहीं किया। अब एनडीए में क्या कर रही है, एक पैकेज में देखते हैं। क्या कराची वाले कचरे, गंदगी और नालों के ओवरफ्लो होने के मसाइल से निजात पा सकेंगे? वज़ीर आज़म की हिदायत पर एनडीएमए ने नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद कैफे प्याला होटल के करीब एनडीएमए की ज़ेरे निगरानी गुजर नाले की सफाई की जा रही है। एफडब्ल्यू की मशीनरी की मदद से नाला साफ किया जा रहा है। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। भाई एक वाहिद यही इदारा रह गया है कि जो कुछ कर सके शहर के लिए, बाकी सब तो नाकाम हो चुके हैं। बल्दिया यहाँ की बिल्कुल बेकार है, ना सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, ना मेयर साहब काम कर रहे हैं। अब ये आज हम देख रहे हैं कि ये फौज आई है तो माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे तीसरे दिन ही काम शुरू हो गया सफाई का। पहली से एक तवक्को थी कि जो ये करवा सकते हैं और उस पर हल हो सकता है, बाकी इनके तो बस की बात नहीं है। बातें आते हैं मीडिया पे, बातें करते हैं, चले जाते हैं। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया से नाला आवाम पर उम्मीद है कि अब रोशनियों का शहर फिर से चमकने लगेगा। ये आपने अवाम के ख्यालात सुने, और फिर कहा जाता है कि जो है वो फौज क्यों आती है या
जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनका अंजाम जो है हर 10-15 साल जो डिफरेंट क्यों होता है। खैर ऐसा अब नहीं होना है, लेकिन भाई आप अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या हर चीज़ जो है वो फौज ने ही आके करनी है? तो फिर हमारे इदारे जो है वो क्या करेंगे? जो मसाइल हम बयान कर रहे हैं उनमें एक बड़ा मसला जो है शहर की आबादी भी है। 3 करोड़ की आबादी का शहर जिसको आधा भी आप नहीं गिन सके हैं, और उसके हिसाब से ही बजट जो है रखा हुआ है। अगर माना कि तमाम बजट मिल भी जाए तो भी आधे शहर का बजट है वो, तो कैसे जो है काम हो सकता है? तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े प्लान की ज़रूरत है, एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है कि जिसमें जो है वो फैसला आखिरी हो। हमने देखा कि पिछले 4 सालों 5 सालों के अंदर अगर कुछ हुआ इस शहर के अंदर तो वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुआ। यानी साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब नाले साफ होने चाहिए, वो कह रहे हैं सर्कुलर रेलवे बननी चाहिए, वो कह रहे हैं कि तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि फुटपातें आज़ाद होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि साइन बोर्ड जो लगे हुए उन्हें पीछे हो जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मकसद भाई तो आपको वोट किस लिए दिया है? आपको बजट किस लिए दिया है? अगर सुप्रीम कोर्ट से ये अहकामात लेने हैं, अगर फौज नहीं सारे काम करने हैं, तो सियासी हुकूमतें किस लिए हैं? वो खुद से कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? किस बात का डर है? क्या सब जो है वो सिर्फ इलेक्शन में या उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज पे जो खर्चा करते हैं वो सिर्फ खर्चा पूरा करने के लिए हुकूमतों में आते हैं कि उसको कवर करें? इसी तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर सियासतदान और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से जो बड़ा तजुर्बा रखते हैं, क्योंकि कराची के साबिक मेयर भी हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं भी शहर का शहरी हूँ, तो मेरा भी जो है वो दर्द बोल रहा है कि जो प्लान होना चाहिए वो प्लान मौजूद नहीं है। ये मुझे फरमाएं सर कि आज ये बड़ा सवाल गूंज रहा है हर तरफ जो कि अगर मिसाल के तौर पे एनडीए में आके ये काम कर रहा है तो कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं थी कि जो 3 नाले हैं इनको अगर साफ करना है, और जब वर्ल्ड बैंक भी आपको पैसे लेके बैठा हुआ है, आपके पास आपका जो बजट मौजूद है, तो आप पहले भी जो है वो कर सकते थे। तो वजह है क्या असल में? वर्ल्ड बैंक को तो आखिर में ये तरस आया कि वफाक सूबे और फिर बल्दियाती जो यहाँ मुंतखब काउंसिल है या मेयर, जब उनके दरमियान कोई इत्तफाक राय नहीं हो रहा कि इस कराची शहर को कितने वसाइल की ज़रूरत है, कैसे इख्तियारात की ज़रूरत है, और ये किस तरह तीनों मिलके अपनी अपनी सतह पे इस शहर के मसाइल को हल करें, तो उन्होंने कहा भाई हम तो ये कर सकते हैं कि ये 1.25 अरब की आप खैरात या कर्ज ले लें, जो कि बहरहाल शहर के शहरियों को ही फिर वो कर्ज चुकाना है। 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर मरकज और सूबे को मिला के 3000 अरब है, उसे सालाना 30 अरब भी ना मिले। फिर 140A की तशरीह अब तक सुप्रीम कोर्ट में ना हो, मेरी पिटीशन वहां पर है। अब असद उमर की पिटीशन आए और उसे चलाने की तैयारी की जाए, और उस बीच में एक आखिरी स्पेल जो बारिश का आने वाला है, तो उसके लिए ये कहा कि भाई चलें एनडीए में आके नाले साफ कर लें। ये सारे आर्जी हल हैं। कराची सबसे अहम शहर है पाकिस्तान का, ठीक है, तरक्की का इंजन, मईशत का मरकज, दूध देने वाली गाय, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो क्या शेर बोलते हैं सर? तो पाकिस्तान वो कौन सा शेर बोलते हैं? कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। ये कराची चीख चीख के पुकार के कह रहा है कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। अच्छा, इसमें जो कसूरवार है, मुस्तकिल हल की तरफ जाना है। मैं मुस्तकिल हल की तरफ आता हूं, लेकिन सर हम एमक्यूएम पाकिस्तान को जो फेलियर उसका मिजरेबल रहा, बल्दियात में मेयर का, एमक्यूएम पाकिस्तान का, फिर सूबा हुकूमत। एक दिन की तो कहानी नहीं है ना। अगर आप ये 4 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन की कहानी तो नहीं है ना कि अगर आज आप कहते हैं कि जनाब आज ये फेलियर है, तो कल आप भी उसी पार्टी के सरबराह रहे हैं, मैं तो, और आप उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो ये तो लॉन्ग टर्म कहानी है। शहरों की प्लानिंग की जाती है तो वो 20-20, 25 साल, 30 साल, 50 साल सोच के की जाती है। 100% बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर इस पार्टी का आज सरबरा होता तो हम 1-1.5 साल पहले बल्दिया को खैरबाद कह के हम अवाम में चले गए होते। भाई इख्तियारात का रोना 4 साल तक रोएंगे, मगर मैं लोगों पर उसका कब तक असर होगा, ठीक है, कब तक आप उनकी हमदर्दी लेंगे। और जब बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम अब ख़त्म हो रहा है और जा रहा है,
तो वो पिटीशन जो डॉक्टर फारूक सत्तार की थी, जो आप ही के साथी, आप ही के कॉलीग, साबिक मेयर सब खड़े हो जाते ना मेरे साथ, कहते ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चला, इमरान खान साहब में पैकेज नहीं चाहिए। असद उमर ने आज पिटीशन क्यों फाइल की? इसलिए कि पीटीआई के मेयर के आने के इम्कानात उनके लिए हैं, उनकी दानिश में वो मेहनत करेंगे और पीटीआई का मेयर आएगा। ये जब एमक्यूएम डील कर रही थी इत्तेहाद में जाने की, तो उसमें ये पॉइंट मौजूद था, उस वक्त भी मौजूद था ये पॉइंट। क्या 140 का? जी नहीं 140 का नहीं था भाई, उसमें बल्दियात को आजाद कराने या बल्दियात को बहाल करने का जो पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद थे। नहीं, ये नहीं था सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चलवाए फर्रुख नसीम, उनके अपने आधे, उनके आधे पीटीआई के, आधे किसी और के, जब वहां वो थे तो वो पिटीशन चलवानी चाहिए थी ना। तो वो पिटीशन 2 साल तक आप ना चलवाएं और उसके बाद ये आखिरी जो एलाइशों पे आपकी अब आखिरी आजमाइश हो रही है, और जो कुछ हुआ उसमें भी, और जो नालों का भी था वो 1.25 अरब वर्ल्ड बैंक का साफ हो गया, नाले साफ नहीं हुए। अच्छा, एनडीए में भी आके कुछ नाले साफ कर देगा, और अल्लाह करिए जो 5-6 अगस्त से बारिशें होनी उससे पहले थोड़ी बेहतर, ये आर्जी हल है। देखिए मुस्तकिल हल की तरफ जाना पड़ेगा, और ये नहीं कि जब सर पर आ जाए अपनी साख को बचाने के लिए। आज सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम के आमिर खान ने कहा है कि हम कराची सूबे की तहरीक चलाएंगे, तो अब आप बादस खराबी है बसियार, मतलब ये कि ये तो उजरे गुना बदतरस गुना के मतरादिफ है भाई। नहीं, लेकिन सर ये जो गूंज है इस वक्त, और एक पीटीआई के एमपी ने भी ये बात कही, और ये मुसलसल सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है कि कराची जो है उसको वफाक जो है वो अपने पास ले लेगा, और सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, बल्दियात नाकाम हो गई है, तो वफाक जो है वो कराची को चलाएगा। ये आईनी तौर पर तो जाहिर बात है एक ना होने वाली बात है, लेकिन फिर भी कुछ मौजूद है आइन में। इस किस्म का एक छोटा सा हल है, आर्टिकल 149, जिसकी बात वफाकी वजीर कानून फर्रुख नसीम करते रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जब बड़े हाथियों की लड़ाई होगी, पीपल्स पार्टी सूबे में, उसका सारा कंट्रोल बल्दियात पर दिखाने के लिए नुमाइशी बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। तो अब अगर ये लेते हैं और सूबे को बाईपास करके डायरेक्टली चलाते हैं, और एमक्यूएम भी उनके साथ है, फर्ज कर लें, तो इसका मतलब है कि हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाएगी, कराची वालों की शामत आएगी, कराची के अवाम की शामत आएगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में, वफाक में, सूबे में घमसान की जंग होगी। ठीक है। फिर उनका इरादा शायद बाद में गवर्नर राज लगाने का, या मुझे नहीं पता क्या करने का। मैं तो उनसे ये कह रहा हूँ कि ये 2 साल खालिद मकबूल सिद्दीकी को, वसीम अख्तर को, अवाम कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने अपने पैकेज में 162 अरब की बात की, हमने और दीगर बातें की, लेकिन हमने K4 पर एक रत्ती बराबर 1 इंच प्रोग्रेस नहीं हुआ पानी पर। इसी तरह जो भी वसाइल और आपने लेने, इख्तियारात लेने, ये पिटीशन थी असल में 140 की, अगर ये हो जाती तो आज इन्हें सूबे का फिर नारा लगा के उसकी ढाल के पीछे छुपने की जरूरत महसूस। लेकिन मुस्तकिल हल है कि इस पर जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे सूबे के हवाले से सवाल उठाया जाता है कराची के हवाले से, वही एक हल है या कोई और हल है? ब्रेक के बाद हम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पूछते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, कराची के हवाले से आज बात कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनडीएमए ने अपना काम शुरू किया है, 3 नालों की सफाई, और एक चौथा स्पेल बारिशों का सामने मौजूद है, और इससे पहले कि कोई और बड़ा नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाएँ। लेकिन अब जो इकदाम हैं वो लॉन्ग टर्म बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो आपने मुस्तकिल हल क्या हुआ है, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये जो मसला जुल्म होता रहा है, मिसाल के तौर पे अभी जो सूबाई हुकूमत ये बात कह रही है, नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की कि भाई सोल्जर बाजार के नालों के अंदर पत्थर जो है वो डाले गए, ठीक है। इसी तरह से जो कचरे की अगर बात की जाए तो कचरा जो है वो नालों के अंदर, यानी जब आपको गाड़ियाँ दी हुई हैं कि आप लैंडफिल साइड तक कचरा लेके जाएंगे, उसका पेट्रोल दिया जाता है, लेकिन आप दूर जाने के बजाय वो सारा कचरा अगर आप नालों में, गुजर नाले में या किसी भी नाले के अंदर गिरा दें, या जो है ये सारे यानी वो तरीके हैं जिसकी वजह से अपनी ही जो है तबाही जो है वो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, एक बात की जाती है कि जनाब ये बाहर से लोग आ रहे हैं जिन्हें इस शहर ने मैंडेट नहीं दिया तो वो शहर की खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकल है तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक बड़ा वो सस्ता था शेर है कि वो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो पानी जो है वो बढ़ी है ज़्यादा वैसे। तो ये जो ये वजह है क्या? मकसद एक वजह ये फाइनेंस है, करप्शन है, करप्शन मूड है, या इसके अलावा कोई और एजेंडा है कि चीज़ों को कामयाब नहीं होने दिया जाता?
पहले तो ये कि कराची की कौमी अहमियत है, हमारे कौमी एजेंडे में उसे सबसे ऊपर हर पॉलिसी में कराची को हाईलाइट होना चाहिए, नुमाया होना चाहिए। अच्छा, कराची में हर जबान बोलने वाला है, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में 3 करोड़ से इसकी आबादी बढ़ गई है। 3000 अरब का टैक्स देके भी 30 अरब यानी 1% भी बमुश्किल मिले तो फिर एक तो ये फाइनेंस का मसला तो है। अच्छा, ऐसे में अगर बदनीयत और बददियानत बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएं और सूबाई नुमाइंदे आ जाए तो सूबाई नुमाइंदों का पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जितना भी बर्बाद करे कराची को उसे लाड़काना और नवाब शाह से वोट मिलना ही है, क्योंकि वहां अभी तक उन्हें चैलेंज करने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ मिडिल क्लास। कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी जिसने चैलेंज किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी गलत नहीं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को तो डिलीवर करना चाहिए था ना, फिर इसीलिए तो कह रहा हूं आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन से मेयर बने, उस ऑर्गेनाइजेशन के पहले मेयर आप थे, ठीक है। इसीलिए इतने ही इख्तियारात में इनसे लाख दर्जे बेहतर मेरी डिलीवरी थी। फिर मुस्तफा कमाल साहब के ज़माने में जब इख्तियारात ज़्यादा मिले तो उनकी डिलीवरी उससे ज़्यादा बेहतर हुई एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं मोटा कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब इनके पास भी इतने इख्तियारात और वसाइल थे, नाला साफ करना इनका काम था। ये पिछली गलियाँ पक्की ना कराते, कुछ स्ट्रीट लाइटें ना लगवाते, कुछ पार्क्स में खाद ना डलवाते, जॉगिंग ट्रैक बन गए थे, काफ़ी था, लोग उसको यूज़ कर रहे थे। वो पैसा सारा बचाकर इन्हें 1 अरब रुपया कम से कम साल में या 80 करोड़ नाले पे लगाना चाहिए था। और उसके लिए अप्रैल हमें न्यूज़ दें, क्योंकि आप जो ज़ाहिर बात उस पार्टी के अप्रैल में कितनी करप्शन इस शहर के मामले में देखा जाए तो कितनी करप्शन हुई है, कोई फिगर्स दें सारा। देखिए, मुझे तो वसीम अख्तर ने किसी चीज का हिसाब नहीं दिया, उस वक्त तक 9-10 अरब रुपए आए, ठीक है। और मेरा पहला झगड़ा पार्टी में इसी बात पर हुआ, और सो पूरी पार्टी मुझे कहती थी कि आप भी शामिल समझे जाएंगे अगर आप वसीम अख्तर से हिसाब नहीं लेकर देंगे। तो जो हिसाब लेने वाला था वो तो एक साइड पे हो गया, और जो मुझसे कहते थे हिसाब लो, वो आज उनके साथ मिल गए। अब वो सब मिलकर जो बंदर बांट हुई है, तो मैं कह रहा हूँ 50 अरब रुपया मिला इन्हें, कहाँ खर्च हुआ, एक नुमाया काम बता दें, किसी एक साल नाले साहब तो ये जो आप 50 अरब का जो बात आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पार्टी को फिर इसका जवाब देना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो बात कह रहे हैं, आए मैंने 10 अरब का, हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, आप यहाँ पे आके हिसाब दें इसका कि क्या खर्च किया आपने, कितना शहर के ऊपर लगाया, खर्च किया, किधर लगा, और जिस जगह पे लगा उसका हिसाब आप समेट सकेंगे। आपको नाले साफ इसलिए करने चाहिए थे कि उसमें सबकी पर्दापोशी हो जाती, कम से कम ये 1.25 अरब 1 अरब लगता, तो कम से कम ये मानसून और बारिशों के सीजन में पूरी दुनिया में जगहसाई ना होती, और वर्ल्ड बैंक को तरस आए वो हमें इस तरह की खैरात और कर्जा दे, हमें डूब मरना चाहिए, हमें इतनी गैरत होनी चाहिए। डीएमसीज का क्या कहेंगे? डीएमसीज का भी वही हाल है, मतलब ये कि एक से बढ़कर एक, उनकी प्रायोरिटीज भी कभी नाले साफ करना नहीं रही। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, मुझे मालूम है अंदर की कहानी, इस साल कहा था वसीम अख्तर से कि चारों चेयरमैन जो तुम्हारे हैं उनके साथ मिलकर नाले की सफाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन बस एक बार कह दिया, वसीम अख्तर ने नहीं की। नासिर शाह के साथ जो है वो दौरा किया और 1.25 अरब रुपए का ऐलान किया, वो 1.25 अरब साफ हो गए, नाले साफ नहीं हुए। अब एनडीए में आ रही है, पीटीआई को जवाब देना पड़ेगा। जो बात आप कह रहे हैं, तो एमकेएम को, पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को भी दोनों को जवाब देना पड़ेगा। और पीटीआई को भी इस बात का कि 2 साल तक एमकेएम को अपने से लगा के रखा, गोया के इस्तेमाल किया, और जो असल काम था 140 की पिटीशन चला के इख्तियार देना मेयर और बल्दियात को पूरे पाकिस्तान के, सिर्फ कराची की नहीं, वो अब करने जा रहे हैं। तो ये 2 साल क्यों उन्होंने इंतजार किया? उन्हें अल्लाह ताला ने 14 सीटें किसी तरह दिला दी थी, किसी तरह। इलेक्शन तो वैसे भी बाकी पाकिस्तान में तो लेट हो गए, सिंध में तो वैसे ही लेट हुए थे इलेक्शन, लेकिन बलूचिस्तान के आप लेट कर चुके हैं, केपी के पंजाब के आप लेट कर चुके हैं इलेक्शन जो है। मैं तो कौमी असेंबली के कह रहा हूँ कि जब उसमें मैंडेट बहरहाल मिल गया पीटीआई को, आधा मिला और आधा दिलाया गया, चले मान लिया कि मिल गया, तो उनका फर्ज था कि 140। सर, मैं प्रोग्राम के इंट्रो में जिस वक्त आप तशरीफ ला रहे थे उस वक्त मैंने बात की कि जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा, मौजूदा चीफ जस्टिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कराची के हवाले से। बिल्कुल सभी का तकरीबन रहा पिछले जो 2 साल में देख रहे हैं। तो आप यानी सर्कुलर रेलवे अगर उन्होंने शुरू करवानी है, अगर पानी का निजाम उन्होंने ठीक करवाना है, अगर फुटपाथों को उन्होंने आजाद करवाना है, सब कुछ उन्होंने करवाना है, तो ये बल्दियात का निजाम किस लिए है? ये लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर सारी सियासी जमातें मिलकर कौमी एजेंडे में ये तय कर लें कि ये काम सिविलियन इदारों से नहीं हो सकते, वो इस कदर
तबाह बर्बाद हो गए, या तो फौज ने ये सारी चीजें करनी है और बाकी चीफ जस्टिस उसको मॉनिटर कर लें और वो कोई शहरियों का ऐसा कमीशन बना दे जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हों, कोई ऐसे सियासी अकाबरीन हो, कुछ टेक्निकल माहिरीन हो, जो एक कमीशन बन जाए और वो कम से कम K4 सर्कुलर रेलवे, कचरा उठाने का जदीद निजाम और फरसूदा गली सड़ी लाइनों की तब्दीली, रिसाइकलिंग प्लांट, जो सीवरेज प्लांट 150 MGD के हैं वो भी बंद कर रहे हैं, जो 150 MGD। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबाई असेंबली में उनकी अक्सरियत है, वही एक्ट पास होना है, उस अगले एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो अगला एक्ट क्या होगा, उस पर आप भी अभी हमें मशवरे देंगे, तो क्या वो करार दे सकती है, आगे देगी, आगे देना चाहिए। हाँ। मेरी एक प्राइवेट गुफ्तगू नासिर हुसैन शाह से हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये वाटर सीवरेज बोर्ड और सैनिटेशन ये तो हमें देना चाहिए, मतलब चूंकि वो सक्कर का मेयर रहा है तो कम से कम उसका कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट का है कि भाई मौसर और खुद मुख्तार बल्दियाती इदारे कैसे होते हैं। अल्लाह करे कि ये तो कम से कम हो जाए, लेकिन 4 साल में लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, जो प्राइवेट आपकी होती है तो हमारी भी बड़ी होती है कि जो माजी के अंदर जब अख्तियार दे देते हैं तो फिर उस अख्तियार का नाजायज फायदा उठाया जाता है, फिर करप्शन होती है, फिर सियासी भर्तियां होती हैं, तो इसीलिए हम नहीं देते नीचे, अगर देने जाए तो। अगर वो ये सारे अख्तियारात ले लें तो सियासी भर्तियां वो भी करते हैं, वो भी फरिश्ते नहीं है। ठीक है, ये तो सियासी जमातों को कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना। ठीक है जी, लास्ट सेशन है हमारा इसके बाद, और उसमें डॉक्टर साहब जो हैं वो देने जा रहे हैं प्लान के, इनकी नज़र में 140A की जब तशरीह होगी या कराची का जो प्लान है कि कैसे हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए, और जो बात की जा रही है कि विफाक के अंडर कंट्रोल हो जाए, तो उस पर भी हम ज़रा इनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अब हल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि क्या 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 हल है? सिंपल सवाल। देखिए, ये 2-3 हल हैं जिसको हमें मरहलावार इख्तियार करना पड़ेगा। पहला तो 140A की मेरी पिटीशन और असद उमर की पिटीशन क्लब हो और वहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करें कि भाई गटर, पानी, सफाई, सॉलिड वेस्ट, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे मकामी फंक्शंस है, मोटर व्हीकल टैक्स, और इसी तरीके से चूंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी नीचे जानी और टैक्स भी जाने, तो जितना NFC में जो सेल्स टैक्स गया सर्विसेज पर, तो उसमें क्या लोकल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं? 125 अरब का नया रेवेन्यू मिला सूबे को। ठीक है, तो इसका मतलब जो 8वां NFC ड्यू, अगला मरहला 140A के बाद जो NFC अवार्ड है 8वां, उसमें जो सूबों को ज्यादा वसाइल दिए गए, वो कुछ अगर मरकज वापस लेता है तो मेरा उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो उसका हक है। मगर वो इजाफी वसाइल लेके उसके पास 3 सूबे, अगर पीपल्स पार्टी सिंध अपोज भी करे तो 3 सूबों की मदद से डायरेक्ट मरकज कहे कि ये सूबे को आबादी की बुनियाद पर दिया और ये मरकज अपने वसाइल से मरकज इसी पोर्शन में आबादी की बुनियाद पर बल्दियाती इदारों को भी डायरेक्ट जो है वो हम मरकज से दे रहे हैं। इस पे कोई आईनी कदगन नहीं है। मैं कई सालों से पार्लियामान में रहा हूँ, कई साल तक रहा हूँ, मुझे आइन का मैं लाया भी हूँ अपने साथ और मैंने मार्क भी किया था, उसका मौका में मिला नहीं। तो NFC अवार्ड 8वां, उसमें कराची, लाहौर, लाड़काना, पेशावर, कोयटा, इन सब के और इमरान खान साहब यही बात कहते थे, मतलब वज़ीर आज़म बनने से पहले 2 साल जाए, 2 साल जाए। अभी जो निज़ाम वो लेकर आए हैं, पंजाब में लेकर आए हैं, जो KPK में लेकर आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब में तो उन्होंने बल्दियाती इदारे भी खत्म किए जहाँ इलेक्शंस नहीं हुए जबकि होने चाहिए थे। खैर, अब अगर वक्त आएगा और इलेक्शंस होंगे, अब ये है कि आगे कुछ प्लानिंग होगी, इलेक्शन होंगे जी। अभी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बात कह रहे हैं कि ये जो कराची को 6 हिस्सों में बांट दिया गया, हालांकि उनके दौर में 18 हिस्सों में बटा हुआ था, 18 टाउन नाजिम थे, अब जो 6 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको खत्म करके एक मेयर के ऊपर जो तमाम तरह इख्तियारात जो है वो दे दी जाए। हालांकि जो नया एक्ट आ रहा है उसमें बाज़गश जो है वो शहर को 2 हिस्सों में बांट कर 2 मेयर्स की भी है। देखिए, मैं जब मेयर बना तो मेरे साथ 4 DMCs थी। कचरा उठाने का काम अगर उनके पास इख्तियार और वसाइल है और वो कर रहे हैं तो वो तो आपके दस्ते बाजू है ना भाई, वो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बाजू हैं, तो ये तो काम आसान होता डेलीगेट करने से। अब ये तो नहीं है कि अगर वजीर आला को 18वीं तरमीम में इख्तियार मिले सूबे को और सूबा नीचे ना दे, तो इसका मतलब ये है कि फिर मेयर को मिले और मेयर नीचे ना दे। मेरे ख्याल में मेयर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेयर तो अपनी टीम को साथ लेके चले, DMC के या 18 टाउन के जो चेयरमैन है उनको साथ लेकर चले, उससे काम उसका आसान होगा। बड़ी सड़कें, बड़ी प्लानिंग, K4 है, बिल्डिंग कंट्रोल, उसके बाई लॉज है, मास्टर प्लान को देखना, उसकी
मॉनिटरिंग, यानी मेयर जो है वो जो बिगर पिक्चर है उस तरफ चले जाए और जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, और ये निजाम है ही ग्रास रूट लेवल शंघाई, मनीला, बैंकॉक, ये सारे शहर, सोल, ये 20-30 सालों में तरक्की का इंजन बने ना, वरना चाइना पाकिस्तान के पीछे था 60 की दहाई में, जापान के बाद नंबर 2 पाकिस्तान था कराची की वजह से। तो आज फिर उसी कराची को, अच्छा एक और हल है कि फिर कराची को फाइनेंशियल कैपिटल बना दे कि भाई वो आपका इंतजामी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, जैसे 2 दारुल खिलाफे होते हैं भाई, जब तो सूबे से अलग कर दिया जाए, सूबे के लफ्ज ना लगाया जाए, सबकी ओनरशिप इसमें दे दी जाए, ताकि ये ना फीलिंग हो कि सिंध से अलग किया जा रहा है और सिंध के जो सूबे का रेवेन्यू उसको मुतासर ना किया जाए। इसी तरह खर्चा करने का इख्तियार इंतजामी यूनिट, हम अपने पड़ोस में देखते हैं, हम इंडिया को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, ईरान को देखते हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं। मकसद क्या हर्ज है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा बनाने को तैयार नहीं हैं, या तो अभी जो एक बात हो रही है कि जनाब या तो पूरा ही 1 यूनिट बना दिया जाए या कम से कम 30-40 जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाएं। तो इसमें कोई अगर 30-40 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे तो विफाक हमारा और मजबूत होगा। अब बिल्कुल होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में ये तजुर्बा बहुत कामयाब रहा है। ठीक, स्विट्जरलैंड छोटा मुल्क है, ठीक है, लेकिन वहाँ कैंटून्स हैं और कई मतलब है कि कोई 70 से ज़्यादा कैंटून्स है। तो ये चीज़ें लोगों को बाइख्तियार करें, उन्हें वसाइल दें और उन पर नजर जरूर रखें। मॉनिटरिंग का मुतालबा आपका आया नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से? नहीं, मैंने तो कई जगह ये ऑप्शंस दी। देखिए मैं मैं कहता हूँ 140A से शुरू करें, NFC में डायरेक्टली बल्दियात को भी जो है वो वसाइल दें, फिर उसके बाद आप जो ये जो बल्दियाती निज़्म है इसको जो इख्तियारात दे सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उसका एक हल है। और मैं तो कह रहा हूँ फेडरल कैपिटल था कराची, तो भाई अगर आपने कैपिटल ले लिया, फिर ऑक्ट्रॉय एक मकामी टैक्स था वो ले लिया, लेकिन उसके बदले में कराची को दिया क्या? सिर्फ मरकज ने लिया, सूबे ने लिया। 1 वे ट्रैफिक है, ये कब तक 1 वे ट्रैफिक चलेगा? ये तादेर नहीं सफर जो है वो कराची के अवाम जो है वो कराची का मतलब अब ये समझ लें कि पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान का दारोमदार माशी, सियासी, माशरती आबादी ही सही तरह नहीं गिनी हो तो आपने आधी आबादी की बुनियाद पे ही जो है वो फाइनेंस रखा हुआ हो, अगर वो पूरा मिल भी जाए तो भी आधा मिलेगा। आधी आबादी का फाइनेंस भी तो नहीं है ना जी, वो 1% दे रहे हैं, जबकि हमारी आबादी पूरे पाकिस्तान का 12 से 14% है। ठीक है, 3 करोड़ से ज्यादा लें तो अभी तो 7% भी नहीं मिल रहा। अगर आधी आबादी वो भी नहीं मिल रहा, 1% मिल रहा है आपको 30 अरब। मैं आपको गिनवा दूंगा जो प्रोजेक्ट्स हैं। अगर कराची में जेल की तामीर और मरम्मत हो रही है, वजीर आला हाउस की तज़ीन और आराइश हो रही, वो कराची की एलोकेशन नहीं है। कराची में हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, सेहत और तालीम में क्या इन्वेस्टमेंट? ठीक है। तो डॉक्टर साहब कुछ उम्मीद है, कुछ आवाम को उम्मीद देना चाहेंगे आप? देखिए कमीशन बना दें अच्छे माहिरीन, पुराने सियासी अकाबरीन जिनकी एक इंटेग्रिटी है, उसमें जजेस डाल दें कमीशन, और एक यंग 35-40 साल से कम उम्र का मेयर और काउंसिल हो, और उसके लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होके सारी सियासी जमातें एक दफा कम से कम कराची को इदारे तो कराची, पहले तो ये 140A की जो बात की जाती है, NFC तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे जाए, फेडरल कैपिटल पे जाए, ये सारी चीजें, और फिर इलेक्शन में यूथ को मौका दें, उन्हें एम्पावर करें, उनकी एनर्जी, उनके विजन और इनोवेशन को इस्तेमाल करें, उसमें सारी पार्टियां अपने यूथ को मौका दें, आगे बढ़ाएं, और वो यूथ मिलकर जाते जाते ईद का मौका भी एक अच्छे सा शायरी सुनाते जाएं। डॉक्टर साहब देखें, एक शेर तो ये है ना कि मंजर के पेश व पस की खबर किसके पास है। ये जो मैं और आप बिल्कुल पेशगोई करते हैं ना कि माजी, मंजर के पेश व पस की खबर किसके पास है, दीदा वरो बताओ नजर किसके पास है। तो आजकल तो नजर का ढूंढना मुश्किल है। और मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, और मंजिल नशी कौन हुआ कुछ बताओ तो, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, और ये जो आज गुफ्तगू रही इसका मकसद यही था कि जो सीनियर सियासतदान हैं हमारे साथ, इनके जो तजुर्बा इससे फ़ायदा उठाया जाए, और अमली मैदान में भी मौजूद हैं ये, और फिर जो एक मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। ये टेम्परेरी जो हल है ये भी वक्ती ज़रूरत तो है, लेकिन असल चीज़ है मुस्तकिल हल ढूंढना। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।